हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द किंग ऑफ डार्कनेस पार्ट 3 चैप्टर 16 तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। अभय गुस्से में फोन स्क्रीन देख कॉल उठा कठोरता से बोला, जब हम एक बार कॉल ना उठाए तो समझ जाओ हम। इतना बोल अभय चुप हो गया। उसने मान्यता के तरफ देख बोला, आप जा सकती है। मान्यता जल्दी से फाइल टेबल से उठा वहां से चली गई। मान्यता के जाते ही अभय कठोरता से फिर फोन के दूसरे तरफ बात कर रहे आदमी को बोला, अगले बार से याद रखना, जब हम कॉल ना उठाए तो दोबारा कॉल नहीं आना चाहिए, समझ आया। कॉल पर बात कर रहा आदमी डर से कांपते हुए बोला, या यस बॉस। क्यों कॉल कर रहे थे? आदमी डरते हुए ही जवाब देना शुरू किया, बॉस टर्क किल्लाज ग्रुप का लीडर हमारे कब्जे में है, उसके साथ क्या करना है? अभय कुछ सोचते हुए बोला, अभी कुछ करने का जरूरत नहीं, हम आते ही। कॉल पर बात कर रहा आदमी ठीक है बॉस बोल दिया तो अभय कॉल कट कर विराज को कॉल किया। झूले से उतरने के बाद विराज जिया के लिए कॉटन कैंडी खरीद लाया तो वो छोटी बच्ची की तरह कॉटन कैंडी खाने लगी। जब विराज का फोन बजा तो विराज अपना फोन निकाल देखा अभय का कॉल आता देख विराज जिया की तरफ देख कोल्डली बोला, प्रिंसेस कार के अंदर जा बैठे। विराज का सख्त आवाज सुन जिया चुपचाप से जा कार के अंदर जा बैठ गई। जिया को अंदर बैठता देख विराज अभय का कॉल उठा लिया, हेलो अभय, कहाँ हो आप? अभय के सवाल का जवाब विराज ने दे दिया, एम्यूजमेंट पार्क। अभय क्या गलत सुनना था, उसने झट से पूछा, एम्यूजमेंट पार्क पर आप वहां क्या कर रहे? विराज लंबी सांस ले बोला, आप अगर गुस्सा नहीं करेंगे अभय तब हम आपको बताएंगे। ठीक है। अभय का जवाब सुन विराज बता दिया, जिया फिर से बाहर अकेले जाने की कोशिश कर रही थी, हमें वो दिख गई तो हम उन्हें घुमाने ले आए। अभय ने कठोरता से कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। विराज मुस्कुराकर बोला, आपकी बहन है, अभय कैसे किसी की बात मान सकती, आपकी तरह ही वो भी बस अपनी मन का करना चाहती। ये सुन अभय इस बात को खत्म करते हुए बोला, विराज टर्क किल्लाज ग्रुप का लीडर पकड़ा गया है, आप पुराने महल में आ जाए। ठीक है अभय, हम जिया को महल छोड़ आते हैं। अभय ने ठीक है बोल कॉल कट कर दिया। अभय से बात करने के बाद विराज कार के अंदर जा बैठ गया तो जिया विराज के मनोदशा को देखने लगी, अच्छा है या बुरा? विराज के सामान्य मनोदशा को देख जिया पूछ पड़ी, अब हम कहाँ जाएंगे? महल। विराज का जवाब सुन जिया पूछ पड़ी, पर क्यों? जिया के सवाल का जवाब दिए बिना विराज जिया को अपने ठंडे आंखों से देखा बस तो जिया अपना सिर घुमा मुंह बना धीरे धीरे बुदबुदाने लगी, अजीब किस्म के इंसान है ये, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इनका मूड बदलता। जिया भले ही बुदबुदा रही थी पर उसका आवाज विराज को साफ साफ सुनाई दे दिया तो विराज कठोरता से बोला, हमें सब सुनाई दे रहा प्रिंसेस। जिया विराज की तरफ देख बोली, अच्छी बात है ना, आपको भी समझ आना चाहिए आप क्या हो। विराज कोई जवाब ना देता हुआ कार चलते हुए मन ही मन बोला, प्रिंसेस हम जो भी कर रहे आपके लिए कर रहे, बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगा हम ऐसा बर्ताव क्यों करते आपके साथ। कुछ ही वक्त के बाद महल आ गया। विराज जिया को महल के अंदर तक छोड़ा ताकि जिया फिर से कुछ कांड ना करे, फिर बाहर जा गार्ड्स को कठोरता से बोला, कुछ भी हो जाए एक गार्ड हमेशा गेट के पास खड़ा रहना चाहिए। गार्ड ने यस सर बोल दिया तो विराज अपना कार ले पुराना महल जाने के लिए निकल गया। अभय भी निकल गया, वो भी कुछ ही वक्त में वहां पहुंच गया। विराज भी वहां पहुंच चुका था, दोनों अपने कार से उतर साथ ही महल के अंदर जाने लगे। आलीशान महल के अंदर जा दोनों गद्दे दर सोफे पर जा बैठ गए। दोनों को देख टर्क किल्लाज ग्रुप के लीडर का डर से पसीना चूने लगा, खासकर अभय को देखकर। एक पल के लिए विराज किसी पर नरमी बरत सकता है पर अभय नहीं। अभय महाराजा की तरह बैठ टर्क किल्लाज ग्रुप के लीडर को कठोरता से देखा तो आदमी का शरीर डर से कांप गया। अभय हल्का सा मुस्कुराया। अभय का मुस्कान भी इतना खतरनाक था कि कोई भी डर से कांप उठे। अभय कुछ बोलता इससे पहले ही अभय का फोन बजने लगा तो अभय अपने स्क्रीन पर ऑफिस के नंबर से कॉल आता देखा तो उसके चेहरे का मुस्कान बदल गया। वो सोफे से उठ सभी से दूर जा कॉल उठा लिया। अभय के जाते ही आदमी के जान में जान आया तो वो विराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हमें माफ कर दीजिए सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। विराज मुस्कुराते हुए सोफे पर लद कर बैठ शांति से जवाब दिया, माफी तो बस एक ही इंसान दे सकता, अभी वो है अभय, पर हमें नहीं लगता अभय माफ करने वाले तुम्हें।
अभय कॉल पर बात करते वक्त क्रूर राजा से अक्रूर राजा बन गया। वो बड़े प्यार से कॉल पर मान्यता से बात कर रहा था। मान्यता, जो भी फाइल है आप हमारे डेस्क पर रख दीजिए, हम आकर देख लेंगे। ठीक है। कॉल के दूसरे तरफ से मान्यता ये बोल दी। अभय का कॉल काट करने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर जब उसका नजर उस आदमी पर पड़ा तो अभय कॉल कट कर वहां जा सोफे पर बैठ अपना हॉन्ट विराज की तरफ किया तो विराज गन निकाल अभय के हॉन्ट में रख दिया। अभय गन पकड़ गन से खेलता हुआ पूछा, किसने कहा था हमारी बहन को अगवा करने के लिए? आदमी ने कुछ नहीं कहा तो अभय बिना अधिक सोचे उसके हॉन्ट पर गोली चला दिया। आदमी दर्द से चीख उठा। अभय के चेहरे पर उसका मुस्कान और भी कठोर हो गया जब उसने आदमी का चीख सुना तो। आदमी करहाते हुए बोला, हमें नहीं पता वो कौन है। अभय जोर जोर से हंसता हुआ अचानक से कठोर हो उसके दूसरे हॉन्ट में भी गोली मार बोला, नहीं पता तो तुम हमारे कोई काम के नहीं हो, फिर तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। आदमी ये सुन डर गया। चैप्टर 17 कैसा लगा सरप्राइज? अभय जोर जोर से हंसता हुआ अचानक से कठोर हो उसके दूसरे हॉन्ट में भी गोली मार बोला, नहीं पता तो तुम हमारे कोई काम के नहीं हो, फिर तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। आदमी ये सुन डर गया। अभय जैसे ही आदमी के सिर पर गन ताना तो आदमी डर से बोल पड़ा, मां महिमा रावत। ये सुन अभय के चेहरे पर क्रूर मुस्कान छा गया। उसने क्रूरता से आदमी की तरफ देख उसके सिर के बीचों बीच गोली चला दिया। वो आदमी जमीन पर जा धड़ाम से जा गिरा। अभय ने उस मरे हुए आदमी को देख कठोरता से बोला, हम किसी को माफ नहीं करते। दूसरी तरफ विराज का आंख गुस्से में लाल हुए जा रहा था। अभय विराज की तरफ देख बोला, विराज आपकी सोतीली मां अब हद पार कर रही है। आपको जल्द से जल्द अपना सत्ता महिमा के बेटे के हॉन्ट से छीनना होगा। विराज अभय की तरफ देखा तो अभय विराज के कंधे पर हॉन्ट रख आगे बोला, विराज आपको सत्ता पाने के लिए लोगों के दिमाग से खेलना होगा। जिस तरह महिमा ने आपसे आपका सत्ता छीन अपने बेटे के नाम किया, आपको भी वही खेल खेल अपना सत्ता पाना होगा। विराज कठोरता से बोला, सही कहा आपने अभय। वो औरत बहुत अच्छे से जानती है कि गोल्डन रे ग्रुप का सत्ता किसी के भी हॉन्ट में हो। आप जिया का विवाह हमारे अलावा किसी से नहीं कराएगा, इसलिए वो जिया को रास्ते से हटाना चाहती होगी ताकि आपके परिवार से हम जुड़ जाए तो हमारा ओहदा उनसे अधिक ऊंचा ना हो जाए और हम गोल्डन रे ग्रुप के मालिक ना बन जाए। अभय ने अपना हॉन्ट विराज के कंधे से हटा समय को देख बोला, विराज रात होने को है, हमें चलना चाहिए। विराज को तभी याद आया तो वो मुस्कुराते हुए अभय से बोला, जी बिल्कुल, आज तो आपको जल्द ही जाना चाहिए। आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके महल में। विराज की गोल गोल बातों को अभय इग्नोर कर सोफे से उठ गया तो विराज भी सोफे से उठ बोला, अभय सच में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप जब वो सरप्राइज देख रहे होंगे तो हम आपका रिएक्शन देखना चाहते। क्या अभय हम आपके साथ आज आपके महल में रुक सकते? अभय सरप्राइज के बात को इग्नोर करता हुआ बोला, विराज वो आपका भी महल है, आपको वहां रुकने के लिए हमारा इजाजत लेने का जरूरत नहीं है। एम्पीरियर ड्रैगन कंपनी में सभी एम्प्लॉय अब अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए, पर मान्यता को पता नहीं था, इस कारण वो अब तक अपने काम में लगी थी। तभी एक गार्ड बोला, मैडम कंपनी बंद होने वाला है, अब आप घर जा सकती है। मान्यता ने टाइम देखा, फिर ठीक है बोल जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेट कंपनी से बाहर निकल गई। तभी मान्यता को किसी नंबर से कॉल आया तो मान्यता कंपनी से बाहर निकल ऑटो में बैठ नंबर को पहले तो नहीं उठाए, पर बार बार कॉल आने पर आखिर में वो फोन उठा, बोली, खेलो। फोन के दूसरे तरफ से मर्द का आवाज आया, खेलो। मान्यता आवाज नहीं पहचानी तो उसने झट से पूछा, आप कौन बोल रहे? अभय प्रताप सिंह। नाम सुनते ही मान्यता हड़बड़ाते हुए बोली, सो सॉरी सर, वो हम। इससे आगे मान्यता कुछ बोलती कि अभय बोल पड़ा, आप अपने घर के लिए निकल गई है। मान्यता ने झट से जवाब दिया, यस सर। ठीक है, अच्छे से जाना, और हाँ ये हमारा पर्सनल नंबर है, सेव कर लो। यस सर। ये कह मान्यता झट से फोन कट कर दी। मान्यता का कॉल कट होता पा अभय हैरानी से अपने फोन स्क्रीन को देख खुद में बोला, आपने हमारा कॉल कट कर दिया। अभय को बहुत गुस्सा आने लगा। मान्यता पहली लड़की थी जो बिना अभय से इजाजत मिले बिना उसका कॉल काट दी। अभय का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। कुछ ही वक्त के बाद महल आ गया। महल के अंदर दोनों कार जा रुका तो अभय अपने कार से और विराज अपने कार से उतर गया। अभय का गुस्से से तमतमाया चेहरा देख विराज उसके साथ चलता हुआ पूछा, क्या हुआ अभय, किसने आपको गुस्सा दिलाया है?
अभय गुस्से में विराज को अपना खतरनाक काले आंखों से देखा तो विराज झट से अपने मुस्कान को बंद कर चुपचाप से चलने लगा। अभय विराज दोनों महल के अंदर आ गए। महल के अंदर हमेशा बहुत शांति होता, सभी अपने अपने कमरे में थे तो अभय विराज भी फ्रेश होने चले गए। रात का 10:15 हो चुका था। सभी रात के खाने के लिए नीचे आ गए। जिया की नजरें हॉल में आने के बाद हॉल के दरवाजे के पास ही टिका था। सभी डाइनिंग टेबल पर जा बैठ गए। खाना लगने को था तभी जिया बोल पड़ी, भाई सा क्या हम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? हमारी दोस्त कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है, वो अभी आती ही होगी। अभय ने कठोरता से बोला, आपने अपनी दोस्त को यहाँ के नियम नहीं बताया। जिया डरते हुए बोली, बताया था भाई सा, पर शायद वो काम। वो आगे कुछ बोलती कि इससे पहले ही विराज बोल पड़ा, अंडरस्को अभय कुछ देर इंतजार कर लीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। विराज हमेशा अपने बातों को गोल गोल घुमाकर बोला करता। अभय कठोरता से जवाब दिया, 5 मिनट में आपकी दोस्त नहीं आए जिया तो हम सब खाना शुरू कर देंगे। विराज मन ही मन बुदबुदाया, अगर आप मान्यता का इंतजार नहीं किए अभय तो बाद में आप ही पछताएंगे। मिनट बीतने लगा, 5 मिनट होने को था। अभय कठोरता से अपनी बहन को देख बोला, 5 मिनट पूरा हो गया जिया, अब खाना शुरू कीजिए। जिया की नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी। जैसे ही अभय ने ये कहा तभी मान्यता अंदर आई। मान्यता को देख जिया बिना अपने भाई के बातों का परवाह किए वो खड़ी हो भागते हुए मान्यता के पास जाने लगी। अभय गुस्से में उस तरफ देखा तो वो हैरान ही रह गया। अभय के चेहरे का हाव भाव देख विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। वो अभय के करीब जा बोला, कैसा लगा सरप्राइज अभय? चैप्टर 18 मेरी सोफी कुत्ता नहीं है। जिया की नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी। जैसे ही अभय ने ये कहा तभी मान्यता अंदर आई। मान्यता को देख जिया बिना अपने भाई के बातों का परवाह किए वो खड़ी हो भागते हुए मान्यता के पास जाने लगी। अभय गुस्से में उस तरफ देखा तो वो हैरान ही रह गया। अभय के चेहरे का हाव भाव देख विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। वो अभय के करीब जा बोला, कैसा लगा सरप्राइज अभय? अभय को तो लग रहा था जैसे वो कोई सुनहरा सपना देख रहा हो। जिया मान्यता के पास जा उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले आई सभी के पास। अपने सामने अभय प्रताप सिंह को देख मान्यता हैरान रह गई। जिया अपने बड़े भाई को बोली, भाई सा ये मान्यता है। जिया के बोलने से पहले ही अभय बोल पड़ा तो जिया हैरानी से उससे देखने लगी, साथ ही उसके दोनों छोटे भाई भी। सभी को इग्नोर करता हुआ अभय मान्यता से पूछा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप हमारे महल में रुकी हो? मान्यता, ये अभय का महल है, ये जान। मान्यता अभय की तरफ देख अपने मीठे आवाज में बोली, सर हमें नहीं पता था। जाकर फ्रेश हो जाए, खाना ठंडा हो जाएगा। अभय के बात को सुन मान्यता झट से वहां से चली गई। सभी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय किसी से इतने नम्रतापूर्वक बात कर सकता, जबकि वो अभय प्रताप सिंह के बनाए नियम को तोड़ी हो। फिर भी मान्यता के जाने के बाद अभय विराज की तरफ देखा तो विराज मुस्कुराते हुए ही इशारों में कह दिया, कैसा लगा सरप्राइज? अभय अपना चेहरा मोड़ विराज को इग्नोर कर बेसब्री से मान्यता के आने का इंतजार करने लगा। जिया अभय के तरफ देख अपने सहमे आवाज में पूछी, भाई सा आप मान्यता को कैसे जानते? वो हमारी न्यू सेक्रेटरी है। अभय का जवाब सुन जिया ने आगे कोई सवाल नहीं किया। फिर सभी मान्यता के आने का इंतजार करने लगे। वीर उदय जिया को लगने लगा कि इतने लेट होने की वजह से उसके भाई सा को अब जरूर गुस्सा आ रहा होगा, पर जब तीनों ने अभय का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गए। अभय के चेहरे में अब भी विनम्रता छाया हुआ था। कुछ ही वक्त में मान्यता डाइनिंग टेबल के पास आ गई। वो आखिरी सीट में जा बैठने वाली थी कि तभी अभय विराज की तरफ देखा। विराज को समझ आ गया उससे अपना जगह छोड़ ये जगह मान्यता को देना होगा। विराज खड़ा हो मान्यता की तरफ जा बोला, मान्यता आप यहाँ बैठ जाए। मान्यता उससे आश्चर्य से देखने लगी तो विराज को बहुत अजीब सा लगने लगा। वो मन ही मन बोला, अभय भी नाहक करते कभी कभार। मान्यता चुपचाप से जा विराज के जगह पर बैठ गई। जिया विराज को देख उसके सामने जा धीरे से बोली, आप अपना जगह क्यों बदल लिए? विराज मुस्कुराकर जिया को देख डाइनिंग टेबल के नीचे से ही जिया का होंठ पकड़ अपने धीमे आवाज में बोला, ताकि आपको परेशान कर सके। जिया अपना होंठ छुड़ाने लगी पर विराज तो जिया का होंठ छोड़ने से रहा। विराज मुस्कुराकर जिया को बस देखने लगा और मन ही मन बोला, आप अपना होंठ हमसे छुड़ा नहीं सकती प्रिंसेस। खाना लगना शुरू हो गया। अभय का नजर तो मान्यता से हट ही नहीं रहा था। खाना लग गया।
अभय खाना खाते हुए ही मान्यता से पूछा, पहला दिन कोई परेशान तो नहीं हुआ ना मान्यता आपको? नहीं सर, मान्यता ने शांति से ही जवाब दे दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग हैरान रह गए। जो सभी को खाते वक्त बात करने से मना किया करते थे वो आज खुद ही बात कर रहे। विराज जिया का हॉर्न छोड़ दिया तो जिया अपना खाना खाने लगी। विराज अपना खाना खाते हुए अभय को देखा। जब अभय का नजर विराज से जा टकराया तो दोनों के बीच आंखों ही आंखी में गुफ्तगू होना शुरू हो गया। अभय, ये आप क्या कर रहे? आप अपने बनाए नियमों को ही तोड़ रहे। अभय अपने भाई बहनों को देखा जो उससे हैरानी से देखते हुए अपना खाना खा रहे थे तो अभय विराज की तरफ देखा, आंखों से ही कह दिया, क्या करें हम विराज, हमारा दिल तो बस मान्यता के आवाज को सुनने का कर रहा। विराज ने भी अपने आंखों से ही कह डाला, सबर करिए अभय, सबर का फल मीठा होगा है। उदय अपने भाई सा और विराज भाई सा के बीच चल रहे आंखों ही आंखों में गिफ्टगू को देख वो मन ही मन बोला, ये दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ रहा। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे जैसे लैला मजनू एक दूसरे को देख रहे हो। वीर उदय को खाने की जगह अपने सोच में खोया देख उसके पैर पर एक लात दे मारा तो उदय अपने सोच से बाहर आ वीर की तरफ देखा तो वीर इशारों में ही उससे अपने ख्याल से बाहर आ खाने पर ध्यान देने बोला। कुछ मिनटों बाद सभी का खाना खत्म हो चुका था। सभी डाइनिंग टेबल से उठ अपने अपने कमरे में सोने जाने को थे। जिया मान्यता के साथ जा रही थी। तभी अभय मान्यता को देख आवाज दिया, मान्यता। मान्यता के जाते कदम रुक गए। वीर उदय अपने कमरे में जा चुके थे। जिया मान्यता के साथ जा रही थी पर अपने भाई सा का आवाज सुन मान्यता के साथ जिया भी रुक गई। अभय विराज की तरफ देख तो विराज को समझ आ गया उससे क्या करना। विराज जिया के पास जा उसका हॉन्ट पकड़ अपने साथ उससे ले जाने लगा तो जिया गुस्से में विराज को घूर कर देखी तो विराज मुस्कुराते हुए बोला, हमारे पास आपके लिए कुछ है प्रिंसेस। ये सुन जिया के चेहरे पर खुशी लहर गया। वो खुशी खुशी विराज के साथ जाने लगी। सभी को जाता पा मान्यता को थोड़ा घबराहट होने लगा। अभय मान्यता के पास जा बोला, मान्यता आपको नींद नहीं आ रहा तो आप हमारा एक काम कर सकती। नींद तो मान्यता को बहुत आ रहा था पर वो अपने बॉस को मना कैसे करे। उसने झट से जवाब दे दिया, कैसा काम सर? हमारे साथ चलिए। अभय इतना कह चलने लगा तो मान्यता भी अभय के पीछे पीछे चल दी। मान्यता का दिल जोरों से धड़क रहा था फिर भी वो अपने आप को शांत दिखाते हुए चले जा रही थी। बस महल इतना बड़ा था कि मान्यता को कोई भी हिस्सा याद नहीं रहता। एक तो बड़े मुश्किल से उससे अपना कमरा याद किया था, अब वो यहाँ से बाद में अपने कमरे में कैसे जाएगी। और दूसरा सवाल जो उसके मन में चल रहा था वो ये है कि सर उससे कहाँ लेकर जा रहे। तभी अभय रुक गया और मान्यता अभय की पीठ से जा टकराए। अभय मान्यता की तरफ देख पूछा, आप ठीक हो मान्यता? मान्यता ने झट से अपना सिर हाँ में हिला दिया तो फिर ये जान अभय कमरे का दरवाजा खोला। कमरा को देख मान्यता हैरान ही रह गई। आलीशान कमरा, कमरे के अंदर राजा महाराजा की तरह सारा सजावट। मान्यता ने कभी भी इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। मान्यता के हैरानी से भरे चेहरे को देख अभय पूछा, क्या हुआ मान्यता, अंदर चले? ये सुन मान्यता हिचकिचाते हुए बोली, अंदर पर क्यों? अभय मान्यता के हाव भाव को देख खतरनाक तरीके से बोला, आपको डर लग रहा? आपको लगता हम आपके साथ कुछ ऐसा वैसा करने वाले हैं? मान्यता अभय के चेहरे को हैरानी से देखने लगी तो अभय मुस्कुराता हुआ बोला, डरिए मत मान्यता, हम आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। मान्यता फिर अपना सिर झुकाए अंदर चली गई। अभय भी कमरे के अंदर जा मान्यता को सोफे पर बैठने का इशारा कर कुछ फाइल निकाल मान्यता के पास आ मान्यता को देता हुआ बोला, आप इन फाइल्स को चेक कर सकती हो, हमें अपने नए प्रोडक्ट पर थोड़ा काम करना। इतने सारे फाइल्स को देख मान्यता का नींद बढ़ने लगा पर फिर भी उसने सारे फाइल्स को अभय के हॉन्ट से ले चेक करना शुरू कर दी तो अभय अपना लैपटॉप ले मान्यता से थोड़ी दूरी बना सोफे पर बैठ गया। अभय अपने लैपटॉप को इतना फास्ट ऑपरेट कर रहा था कि जब मान्यता का ध्यान अभय पर गया तो उसके स्पीड को देखते ही रह गई। अभय अपना काम करता हुआ ही बोल, आप हमें ऐसे क्यों देख रही मान्यता? मान्यता झट से अपना चेहरा घुमा अपना काम करने लगी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था, सर जब अपना काम कर रहे थे तो उन्हें पता कैसे चला हम उन्हें देख रहे? कुछ गड़बड़ी ना कर दे मान्यता, इसलिए वो अपने दिमाग में आ रहे सारे ख्याल को बंद कर काम करने में ध्यान लगाने लगी। कार में जब विराज जिया को अपने साथ ले जा रहा था तो जिया हैरानी से बोली, विराज आप हमें इतने रात को बाहर क्यों ले जा रहे? भाईसा को पता चला तो वो हमें बहुत डांटेंगे।
विराज मुस्कुराते हुए बोला, आप हमारे साथ कभी भी कहीं भी जाए फिर भी आपके भाईसा आपको नहीं डांटेंगे प्रिंसेस। जिया ने भी ये गौर किया था, जब भी जिया विराज के साथ कहीं जाती तो उसके भाईसा को कोई आपत्ति नहीं होता, पर किसी और के साथ वो कहीं चली जाए तो जिया को अपने भाई का रौद्र रूप का सामना करना पड़ता था। ऐसा क्यों विराज, जब हम आपके साथ होते तो भाईसा हमें क्यों नहीं डांटते? विराज कार रोक जिया के करीब जाने लगा तो जिया का दिल जोरों से धड़क उठा। विराज जिया के करीब जा उसके चेहरे को पकड़ प्यार से बोला, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा प्रिंसेस। ये बोल जिया के बालों को कान के पीछे कर विराज पूछा, आप किसी को पसंद करती हो? हाँ। जिया का जवाब सुन विराज का आंख गुस्से से लाल हो गया। वो जिया से दूर हो कठोरता से पूछा, किसे? जिया मुस्कुराकर जवाब दी, अपनी सोफी से। जिया का जवाब सुन विराज को राहत मिला, ओह उस कुत्या से। विराज के मुंह से कुत्या सुन जिया गुस्से में भड़क पड़ी, मेरी सोफी कुत्या नहीं है। विराज जोर जोर से हंसने लगा। ये देख जिया गुस्से में अपना मुंह फुला, बोली, हमें वापस महल लेकर चलिए, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। चैप्टर 19 हमें याद नहीं। विराज जोर जोर से हंसने लगा। ये देख जिया गुस्से में अपना मुंह फुला, बोली, हमें वापस महल लेकर चलिए, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। विराज अपनी हंसी रोक अपने कान पकड़ बोला, हमें माफ कर दीजिए प्रिंसेस, हम वादा करते हैं हम आपकी सोफी को कुत्या नहीं बुलाएंगे। जिया अपने कानी उंगली को आगे कर बोली, पिंकी प्रोमिस। जिया के बचकानी हरकतों को देख विराज को बहुत अच्छा लगता, पर कभी कभार उससे बहुत डर भी लगता कि कहीं कोई जिया के बचपने का फायदा ना उठा ले। विराज अपने कानी उंगली को जिया के उंगली के पास ले जा फंसाते हुए बोला, पिंकी प्रोमिस। प्रोमिस होते ही जिया खुशी से उछलते हुए बोली, अब अगर आपने प्रोमिस तोड़ा तो आप कौवा बन जाओगे। जिया के बातों को सुन विराज को हंसी आने लगा, पर वो अपने हंसी को दबाते हुए बोला, अच्छा तो हम अपना वादा तोड़कर देखें कि हम कौवा बनते हैं कि नहीं। जिया अपने आंखों को घुमा मुंह बना बस बैठ गई, तो विराज कार स्टार्ट करते हुए बोला, हम मजाक कर रहे प्रिंसेस। बड़े आलीशान कमरे में सोफे पर बैठ मान्यता काम करते करते उससे नींद आने लगा। वो ना चाहते हुए भी आखिर में सो ही गई। उसकी आंखें जैसे ही बंद हुई, उसका सिर नीचे टेबल पर गिरने को था, पर उससे पहले ही अभय अपना हाथ से मान्यता के सिर को पकड़ उससे पीछे कर अपने बाहों में उठा, बिस्तर पर लेटा चादर ढक उसके माथे को जा चूम लिया, फिर वापस सोफे पर जा बैठ अपना काम करने लगा। वक्त बीतने लगा। विराज जिया को महल के अंदर ले आया, फिर जिया भी अपने कमरे में जा सो गई तो विराज टाइम देख अभय के पास जाने लगा। विराज को अच्छे से पता था अभय अब भी अपने कामों में लगा होगा, इसलिए वो उससे सोने बोलने जा रहा था। अगर अभय को विराज जिद कर जबरदस्ती सोने ना भेजे तब तक अभय सोने का नाम ही नहीं लेता। विराज पहले स्टडी रूम जा देखा, अभय वहां नहीं था। ये देख विराज अभय के कमरे में गया तो देखा दरवाजा आधा खुला है, तो वो हमेशा की तरह बिना इजाजत के अंदर जा अभय को काम करता देख जोरों से उसका नाम लिया, अभय। विराज का आवाज सुन अभय उसकी तरफ देख अपने होंठ पर उंगली रख चुप रहने का इशारा कर दिया, तो विराज उससे अपने भ्रमित नजरों से अभय को देखने लगा, तो अभय उससे अपने बिस्तर की तरफ इशारा कर दिया। मान्यता को अभय के बिस्तर पर आराम से सोया देख विराज हैरान रह गया। उसका हैरानी अब मुस्कुराहट में बदल गया। वो मुस्कुराता हुआ अभय के बगल में जा बैठ धीरे से बोला, बहुत तेजी से आपका रिश्ता मान्यता के साथ बढ़ रहा अभय। अभय ने कुछ नहीं कहा तो विराज मुस्कुराते हुए ही आगे बोला, काश जिया भी अभी हमारे कमरे में होती। अभय घूरते हुए विराज को देखा तो विराज अभय को देख हंसने लगा, मजाक कर रहे हम अभय, शादी से पहले हम कोई बुरे ख्याल नहीं सोचेंगे, ये तो आपको पता ही है। अभय कठोरता से बोला, जब तक आपका शादी हमारी बहन से नहीं हो जाता तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। विराज को आज उसका ही मजाक भरी पड़ गया। वो मासूम चेहरा बना बोला, अभय आपको हम पर भरोसा नहीं। अभय विराज के कंधे पर हाथ रख बोला, बहुत भरोसा है विराज, पर अब हम चाहते कि आप हमारी बहन के जगह अभी अपने सत्ते को पाने में अपना समय दें। विराज का हंसता चेहरा कठोर हो गया। वो सिगरेट निकाल जलाने को हुआ ही था कि तभी अभय उसका सिगरेट ले बोला, मान्यता सिगरेट के स्मेल से जाग जाएगी। विराज लाइटर अंदर रख अभय के कंधे पर हाथ रख बोला, अभय कब आप मान्यता को अपने दिल का बात बताएंगे और कब मनाया हमारी भाभी बनेगी। अभय मान्यता की तरफ देखता हुआ प्यार से बोला, हमारा दिल तो कर रहा हम अभी ही मनाया को अपना बना ले, पर यह सही वक्त नहीं।
विराज खड़ा हो बोला, ठीक है अभय, आप सही वक्त आने का इंतजार करने से पहले सो जाए, पर आप आज सोएगा कहाँ? आपका जगह जो कोई लेने का हिम्मत नहीं कर सकता, पर आज वो जगह आपने खुद ही मान्यता को दे दिया है। अभय बस विराज के सामने ही मुस्कुराया करता था, नहीं तो सबके सामने उसका चेहरा हमेशा कठोर ही रहता। वो मुस्कुराता हुआ बोला, जो हमारा है बहुत जल्द वो मान्यता का भी होगा। अभय के बातों को सुनने के बाद विराज उससे मुस्कुराता हुआ गुड नाइट बोल सोने के लिए चला गया। विराज के जाने के बाद अभय अपने कामों में पूरी तरह व्यस्त हो गया। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। सुबह से 3 बज गए पर अभय अब तक अपने काम में ही लगा था। तभी मान्यता का नींद खुल गया। जब उसने अपने आंखों को खोल देखा तो वो अपने आप को अनजान कमरे में देख हैरानी से उठ चिल्ला पड़ी, ये हम कहाँ हैं? अभय का ठंडा आवाज पूरे कमरे भी गूंज गया, हमारे कमरे में। मान्यता अपनी नजर घुमा अभय के तरफ देखी, उससे अब तक काम करता देख उससे रात का सब बात याद आ गया। पर वो तो काम कर रही थी, फिर वो अभय के बिस्तर पर कैसे पहुंची? मान्यता जल्दी से बिस्तर से उतर बोली, सॉरी सर, हमें नहीं पता हम आपके बिस्तर पर कैसे सो गए। घबराए मत मान्यता, आप काम करते करते सो चुकी थी, इसलिए हम आपको अपने बिस्तर पर सुला दिए। अभय के बातों को सुनने के बाद मान्यता के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहा। वो बस अभय के तरफ देख इतना ही कह पाए, सॉरी सर, परेशानी देने के लिए। ये कह बिना अभय के बातों को सुनने वो कमरे से बाहर दौड़ते हुए चली गई, तो अभय बस उससे घूर देखता ही रह गया। ये पहली लड़की है जो हमेशा अभय से दूर भागते रहती, नहीं तो आज तक अभय ही सभी लड़कियों को खुद से दूर रखता आया था। मान्यता कमरे से बाहर आ जब बड़े से महल को देखी जिसमें लगभग 200 कुछ कमरे होंगे, तभी उससे अफसोस होने लगा वो क्यों इससे भागकर बाहर आई। अब वो कहाँ जाएगी, उससे तो रास्ता भी याद नहीं। आखिर में कुछ देर तक खड़े रह सोचने के बाद मान्यता फिर अभय के कमरे के पास जा दरवाजा खटखटाए तो अभय दरवाजे की तरफ खड़ी मान्यता को देखा। मान्यता अपना सिर झुका अंदर आ अभय से अपने मीठे सहमे आवाज में बोली, हमें याद नहीं हम किस कमरे में रुके हैं। अभय के चेहरे पर हल्का मुस्कान छा गया। वो खड़ा हो मान्यता के पास जा उसके चेहरे के ठूनी को पकड़ प्यार से बोला, हमारे साथ चले। ये कह उसके चेहरे को छोड़ चलने लगा तो मान्यता भी जल्दी से उसके पास जा अभय के साथ चलने लगी। चैप्टर 20 जलेबी कचौड़ी। अभय मान्यता को अपने साथ ले जा उससे उसके कमरे तक छोड़ दिया। फिर मान्यता अभय को शुक्रिया अदा कर कमरे के अंदर जा अपना कमरा बंद कर बिस्तर पर जा सो गई। अभय अपने कमरे में जा सिगरेट निकाल सिगरेट के कस लेता हुआ खिड़की के बाहर देखने लगा। तभी सुबह के 3:25 तक उसका फोन बजा तो अभय अपना फोन उठा। स्क्रीन पर आ रहा नाम देख अभय का चेहरा सकत हो गया। वो फोन उठा, बोला, क्या हुआ? अभय का ठंडा आवाज सुन फोन में बात कर रहा आदमी डर से अपने कांपती हुई आवाज में बोला, बॉस, जो शिपिंग कंपनी हमारे कंपनी के माल को विदेश ट्रांसफर करता था वो हमारे माल को शिप में लोड कर ले जाने से मना कर रहा। अभय प्रतान सिंह का माल लोड करने से मना कर रहा। आखिर ये है कौन जिसमें इतना हिम्मत आ गया है जो अभय सिंह राठौड़ के खिलाफ जाने का हिम्मत कर रहा? अभय ने अपने ठंडे आवाज में सख्ती से बोला, अच्छा, कौन है ये शख्स जिसमें इतना हिम्मत आ गया है कि अभय प्रताप सिंह को मना कर सके? उससे उठा कर ले आओ। अपने बात को पूरा कर अभय फोन कट कर बिस्तर पर जा लेट अपना आंख बंद कर लिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। जब सूरज आसमान पर चढ़ा तो धूप की किरणों से मान्यता का नींद खुल गया। उसने अपने आंखों को खोल समय देखा, 8 बज चुका था। समय देख मान्यता जल्दी से अपने बिस्तर से उतर फटाफट तैयार होने चली गई। कुछ वक्त बाद नाश्ता करने का वक्त हो गया। सभी लोग डाइनिंग हॉल में आ चुके थे, बस मान्यता को छोड़कर सभी डाइनिंग टेबल पर जा बैठ गए। अभय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, अगर कोई वक्त पर ना आए तो उससे खाना नहीं मिलता। पर अभय क्या करे, अब वो अपने ही बनाए नियम को तोड़ नहीं सकता, पर मान्यता के वजह से उसके बनाए नियम उसे ही टूटते जा रहा। इन दिनों अभय के सामने आए सिचुएशन को देख विराज को बड़ा मजा आने लगा। विराज तो सोच रहा था अब अभय क्या करेंगे, ये सोच वो अभय को देखने लगा। अभय नौकरों की तरफ देख खाना लगने का ऑर्डर दे दिया। अभय रुकना चाहता था मान्यता के लिए, पर वो अपने बनाए नियम को तोड़ नहीं सकता। जिया अपने भाई को रुकने बोलना चाहती थी, पर उससे बहुत अच्छे से पता है अगर वो कुछ भी कहने की हिम्मत की तो सुबह सुबह ही उससे अपने भाई सा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो वो चुप रहने का ही फैसला की। सुबह सुबह वो अपने भाई के गुस्से को झेल नहीं सकती थी।
अभय आज पहली बार चाहता था कि उसकी बहन कुछ बोले, उससे रुकने बोले, पर आज उसकी बहन ने कुछ नहीं कहा। अभय को बहुत गुस्सा आने लगा। अभय का गुस्से से भरा लाल चेहरा देख विराज को हंसी आने लगा। वीर उदय तो अपने भाई के सामने कुछ कहने की तो हिम्मत ही नहीं रखते थे, जो हो रहा वो बस होने देते। दोनों खाना लग गया। सभी अपना अपना खाना खाना शुरू कर दिए। जब सभी अपना आधा खाना खा चुके थे तब मान्यता वहां पहुंची। सबको अपना खाना खत्म करता देख मान्यता को जिया का बात याद आने लगा। मान्यता के पेट में तो चूहे कूद रहे थे, पर इस महल के नियम के अनुसार अब उससे नाश्ता नहीं मिलेगा। अभय मान्यता को आता देख अपना खाना खत्म कर अपने चेयर से उठ मान्यता को कठोरता से देख बोला, आपको जिया ने यहाँ का नियम बताया है। मान्यता अभय के गुस्से को देख थोड़ा सहम सी गई। उसने मासूमियत से अपने चेहरे को हाँ मैं बस हिला दी। तो अभय कठोरता से ही बोला, नियम पता होने के बावजूद आप लेट हुई। मान्यता ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभय गुस्से में वहां से जाने को हुआ। अभय को इस बात का गुस्सा नहीं आ रहा था कि मान्यता लेट आए या वो नियम तोड़ी। उससे गुस्सा इस बात का आने लगा कि वो उससे नाश्ता करने बोल नहीं सकता। मान्यता को भूखा देख अभय को बहुत गुस्सा आने लगा अपने बनाए नियम पर। वो गुस्से में अपने कंपनी निकलने से पहले जाते हुए मान्यता से फिर बोला, मान्यता आप हमारी सेक्रेटरी है, आप हमारे साथ चले। मान्यता को बहुत गुस्सा आने लगा अभय पर। वो मन ही मन बोली, कैसे इंसान है ये हमें भूखे पेट अपने साथ ले जा रहे। पर मान्यता क्या करे, उससे तो अभय के साथ जाना ही होगा। वो उसका बॉस जो ठहरा। भूखे पेट मान्यता अभय के साथ जाने के लिए निकल गई। विराज को लगा था अभय फिर अपना बनाया नियम तोड़े देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभय मान्यता के जाने के बाद विराज भी वहां से निकल गया। आज से वो भी अपने महल जा अपने सौतेले भाई के होंठ से अपना सत्ता छीन लेना चाहता था। कार के अंदर मान्यता खिड़की की तरफ देख बस खाने के बारे में सोचे जा रही थी। रात को भी उसने ज्यादा नहीं खाया था आपके हैरानी के वजह से, और सुबह लेट होने की वजह से वो खा नहीं पाए। कार रोको। जब अभय का सख्त आवाज कार में गूंजा तो ड्राइवर कार रोक दिया। मान्यता अभय को देखने लगी। कंपनी तो अभी तक आया नहीं था, फिर सर कार रोकने क्यों बोले रहे। मान्यता के मन में ये बात चलने लग। तभी अभय ड्राइवर को बाहर की तरफ दिखा, बोला उससे ले आओ। सर तो रास्ते में मिल रहे चीज को खाते नहीं, फिर मुझे ये लाने क्यों बोल रहे। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था, पर वो पूछ तो सकता नहीं था, बस अभय के दिए ऑर्डर को मान सकता। ड्राइवर कार से उतर सामने छोटे से ठेले को देखा जहां जलेबी कचौड़ी मिल रहा था। वो देख ड्राइवर वहां जा खरीद कार के पास गया, फिर अभय के तरफ बढ़ा दिया। अभय कभी भी ठेले का चीज नहीं खाता, पर अभी सुबह सुबह कोई रेस्टोरेंट भी नहीं खुला होगा, इसलिए उससे रास्ते से ही लेना पड़ा। ड्राइवर ड्राइविंग सीट में जा बैठ गया। जलेबी कचौड़ी देख मान्यता के मुंह में पानी आने लगा। अभय मान्यता की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपने नाश्ता नहीं किया, आप ये खा लो, हम आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट ले जाते, पर इतनी जल्दी कोई। अभय अपने बात को पूरा भी नहीं किया कि मान्यता जलेबी कचौड़ी इसके होंठ से ले कसके पकड़ खाते हुए बोली, जो मजा सड़क के खाने में है वो कोई रेस्टोरेंट में नहीं। अभय मान्यता को बच्चों की तरह खाता देख अपने मन में बोला, मान्यता आप हमसे बिल्कुल अलग हो, पर फिर भी आप हमें बहुत पसंद हो, हम आपको खुद से दूर कभी जाने नहीं देंगे। चैप्टर 21 वीर टिस्सा। अभय मान्यता को बच्चों की तरह खाता देख अपने मन में बोला, मान्यता आप हमसे बिल्कुल अलग हो, पर फिर भी आप हमें बहुत पसंद हो, हम आपको खुद से दूर कभी जाने नहीं देंगे। महल में जब वीर फोन में बात करते हुए बाहर जा रहा था तभी वो टिस्सा से जा टकराया। वीर टिस्सा एक दूसरे को गुस्से में घूर कर देखे, फिर टिस्सा उससे इग्नोर कर जिया के कमरे में जाने लगी तो वीर टिस्सा का होंठ पकड़ उससे रोकते हुए बोला, कहा था ना हमने, आप हमारी बहन से दूर रहिए। टिस्सा अपना होंठ छुड़ा गुस्से में कठोरता से बोली, नहीं रहेगे, क्या कर लीजिएगा। टिस्सा के बातों को सुन वीर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो टिस्सा का होंठ पकड़ उससे अपने साथ ले जाने लगा। वीर के हरकत से परेशान हो टिस्सा चिल्लाने को हुई, पर वीर उससे महल के पीछे ले जा उससे दीवार पर धक्का दे उसके मुंह को कसके बंद कर बोला, चिल्लाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा टिस्सा। एक तो पहले ही आपके वजह से हम अपनी बहन को मुसीबत में डाल चुके हैं, दोबारा हम आपके वजह से ये गलती नहीं करना चाहते।
ये कह वीर का आंख गुस्से से लाल हो गया, पर वीर अपने बात को बोलने के बाद भी टिस्सा के मुंह से अपना होंठ नहीं हटाया, तो टिस्सा अपने मुंह से वीर का होंठ हटा बोली, आप अपना गलती हम पर कैसे थोप सकते, हम आपसे नहीं कहे थे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की जगह हमसे झगड़ा कीजिए। जब टिस्सा ने ये कहा तो वीर टिस्सा को क्रूरता से देखते हुए उसके गर्दन पर अपना होंठ मजबूती से रख दिया, तो टिस्सा होंठ को अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगी। जब टिस्सा का चेहरा घुटन की वजह से लाल होने लगा तो वीर उसके गले से अपना होंठ हटा दिया, तो टिस्सा जोर जोर से सांस लेने लगी। वीर कभी गुस्सा नहीं करता, सभी से हमेशा प्यार से बात करता, टिस्सा को छोड़कर। टिस्सा लंबी सांस लेते हुए बोली, वीर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते। वीर टिस्सा को गुस्से में घूरते हुए दीवार पर अपना होंठ रख उसके करीब जा कान में कोल्डली बोला, आपको नहीं पता हम आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते। टिस्सा वीर को खुद से दूर धकेल बोली, आप बहुत पछताओगे एक दिन। वीर अच्छा, वीर ने कोल्डली कहा, तो टिस्सा हाँ बोल जाने को हुई, पर वीर उसका होंठ पकड़ दीवार के तरफ फिर धकेल उसके होंठ के करीब जा उसके होंठ को क्रूरता से चूमने लगा, तो टिस्सा वीर को खुद से दूर कर उसके गाल पर एक चांटा खींचकर लगाए। फिर वो बिना जिया से मिले भागते हुए महल से बाहर चली गई। दूर खड़ा उदय दोनों के बीच हुआ पूरा सीन देख लिया। ये देख वो वीर के पास जा उसके कंधे पर होंठ रख हंसते हुए बोला, हमें नहीं पता था आपको भी लड़कियों का शौक है। वीर अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से उदय को देखा तो उदय अपना होंठ पीछे कर लिया। वीर वहां से जाता हुआ कठोरता से बोला, जो भी आपने अभी देखा उदय, आप इस बारे में जिया या किसी और से कुछ नहीं कहेंगे। उदय डरते हुए ही जवाब दे दिया, हाँ हाँ। उदय का जवाब सुन बिना उदय की तरफ एक बार भी देखे वो वहां से अपना कार ले महल से बाहर निकल गया। वो रास्ते में जा ही रहा था तभी उससे रोते हुए चलते टिस्सा दिखी, तो वीर अपने कार को धीमे कर उसके साथ साथ जितने रफ्तार से वो चल रही थी वही रफ्तार से अपना कार चलाने लगा। टिस्सा का ध्यान बिल्कुल भी कार के तरफ नहीं गया, वो बस वीर के कहे बातों और हरकतों को याद कर रोवे जा रही थी। बस वीर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो रोती टिस्सा को देख भी नहीं पा रहा था और बीते दिनों को याद कर वो उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। उसने कार रोक अपने आंखों को बंद किया, तभी उससे कुछ लड़कों का आवाज आया, क्या हुआ मैडम, किसने आपको रुलाया है, हमारे साथ चलिए मैडम आपका रोना बंद करवा देंगे। ये बोल ग्रुप में खड़े लड़के जोर जोर से हंसते हुए टिस्सा के पास जा उससे आगे बढ़ने से रोक लड़के फिर बोल पड़े, मैडम आप बहुत सेक्सी हो, आपको देखकर ही मूड बन गया है, अब रोना बंद कर हमारे साथ चलिए आपका भी मूड बना दूंगा। सुनसान रास्ता होने की वजह से टिस्सा घबराने लगी, तभी छिछोरे लड़कों के हरकतों और बातों को सुन वीर गुस्से में अपने कार से निकल उन लड़कों के पास जा जो लड़का टिस्सा का होंठ पकड़ बोले जा रहा था उसके गाल पर एक मुक्का दे मारा। अपने सामने वीर को उससे बचाता देख टिस्सा हैरान रह गई। छिछोरे लड़के ने वीर को गुस्से में देख उस पर हमला करने को हुआ, तभी उसका दोस्त उससे रोकते हुए उसका होंठ पकड़ बोला, यार यहाँ से भागो, ये कोई आम लड़का नहीं वीर उदय प्रताप सिंह है। ये सुन सभी लड़के हैरान रह गए, फिर जल्दी से वहां से भाग गए। तो वीर टिस्सा के होंठ को पकड़ कार के पास ले जाने लगा, पर टिस्सा वीर के होंठ को झटक जाने लगी। तभी वीर उससे पीछे से अपने बाहों में भर बोला, हमारे साथ चलो, नहीं तो मजबूरन हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा आपके साथ। ये सुन टिस्सा गुस्से में अपना चेहरा मोड़ वीर के आंखों में देखी, तो वीर उससे छोड़ कार का दरवाजा खोल बोला, अंदर चलो, नहीं तो जहां आप अभी जॉब करती हो हम आपको वहां से फायर करवा देंगे, साथ ही हम आपको पूरे राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड करवा देंगे। ये सुन टिस्सा गुस्से में कार के अंदर जा बैठ गई, फिर वीर भी कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट करते हुए कठोरता से बोला, अपना सीट बेल्ट लगा लो। वीर के बात को इग्नोर कर टिस्सा खिड़की के बाहर देखने लगी, तो वीर टिस्सा के तरफ बढ़ गया। वीर के अचानक से करीब आने की वजह से टिस्सा घबरा गई, तो वीर टिस्सा के आंखों में देखते हुए सीट बेल्ट निकाल सीट बेल्ट लगा अपने तरफ जाकर स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 22 जो देखा वो गलत। वीर के बात को इग्नोर कर टिस्सा खिड़की के बाहर देखने लगी, तो वीर टिस्सा के तरफ बढ़ गया। वीर के अचानक से करीब आने की वजह से टिस्सा घबरा गई, तो वीर टिस्सा के आंखों में देखते हुए सीट बेल्ट निकाल सीट बेल्ट लगा अपने तरफ जाकर स्टार्ट कर दिया। टिस्सा को समझ नहीं आ रहा था आखिर वीर के दिमाग में क्या चलता रहता, कभी वो उसके सामने पहले की तरह बन जाता तो फिर कुछ वक्त बाद वही उनका अकदूपन सामने आ जाता, आखिर ये ऐसा क्यों करते।
टिस्सा ये सब अपने मन में ही सोच रही थी, पर आखिरी के शब्द सोचते सोचते उसके मुंह से बाहर निकल गया तो वीर अपने ठंडे आवाज में बोला, टिस्सा आपने जो हमारे साथ किया है बस उसका ही असर है। वीर का बात सुन टिस्सा गुस्से में वीर की तरफ देख बोली, वीर जो आपने उस दिन देखा है वो सच नहीं था, और अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आपको जो करना आप कर सकते हो। पर टिस्सा आगे और बोलने ही जा रही थी, पर वीर उसके बात को बीच में काटते हुए बोला, सच नहीं था टिस्सा, तो आप कहना चाहती है जो हमने अपने आंखों से देखा वो गलत था। टिस्सा को पता था वो कितना भी वीर को समझा ले पर वीर उसके बातों पर भरोसा नहीं करने वाला, तो वो उदासी से कह दी, वीर कभी कभी जो हम देखते जरूरी नहीं वो सच हो, और हाँ अगली बार हमारे करीब आने की कोशिश किए तो हमसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। जब टिस्सा ने ये कहा तो वीर कार रोक टिस्सा के करीब चला गया। वीर को खुद के करीब आता देख टिस्सा अपना होंठ से वीर को दूर धकेलने लगी, तो वीर टिस्सा का दोनों होंठ पकड़ उसके चेहरे पर अपना उंगली रख कोल्डली बोला, अब आपको हमारे करीब आने से भी चिढ़ होने लगा है टिस्सा। टिस्सा की आंखें नम हो चुकी थी, वो अपनी नम आंखों से वीर के आंखों में देखते हुए बोली, हाँ क्योंकि अब आपके आंखों में हमें अपने लिए वो प्यार वो इज्जत नजर नहीं आता अपने लिए। वीर ये बात सुन कुरूलता से कहा, आप प्यार और इज्जत के काबिल नहीं हो टिस्सा। ये कह वीर गुस्से में कार स्टार्ट कर रफ्तार में चलाने लगा, तो टिस्सा वीर की तरफ देख घबराते हुए बोलने लगी, वीर धीरे चलाई, आपको बहुत अच्छे से पता है वीर हमें रफ्तार से डर लगता। वीर टिस्सा के सभी बातों को इग्नोर कर रफ्तार से कार चलाने लगा, तो टिस्सा अपने शीट को कसके पकड़ घबराते हुए फिर बोलने लगी, वीर आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे, प्लीज वीर कार धीरे चलाई, प्लीज वीर हमें बहुत डर लग रहा, वीर आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे वीर। टिस्सा डर से अपनी कांपती आवाज में बोले जा रही थी, पर वीर के दिमाग में तो अभी बस गुस्सा चढ़ा हुआ था। कुछ वक्त बाद वीर ने कार अचानक से रोका, तो जोरदार झटके के कारण टिस्सा का शरीर आगे की तरफ हो गया, पर शुक्र है उसने सीट बेल्ट लगाया था, इस वजह से उसका सिर आगे जा नहीं टकराया। टिस्सा गुस्से में वीर को देख बोली, आप पागल हो गए हो क्या वीर। वीर गुस्से में अपने सीट बेल्ट निकाल कार से उतर दूसरे तरफ जा कार का दरवाजा खोल बोला, बाहर निकले। घने जंगल को देख टिस्सा के आंखों में डर छा गया, वो कार के अंदर से बाहर नहीं निकल रही थी, तो वीर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बाहर निकले। टिस्सा डर से अपनी कांपती आवाज में बोली, आप हमें घने जंगल में लेकर क्यों आए हैं, आप हमारे साथ क्या करना चाहते वीर। वीर टिस्सा के बातों को सुन उसका होंठ पकड़ खींचते हुए बाहर निकाला, पर टिस्सा शीट को कसके पकड़ ली, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वीर उससे बाहर खींचते हुए कार का दरवाजा बंद कर उससे अपने साथ घने जंगल की ओर ले जाने लगा, तो टिस्सा जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई हमारी मदद करो, ये हमें मारना चाहता। ये सुन वीर टिस्सा को कोल्डली घूर कर देखा, तो टिस्सा का आवाज बंद हो गया। फिर वीर उससे अपने साथ घने जंगल के अंदर बने लकड़ी के घर के पास ले गया। लकड़ी के घर को देख टिस्सा पूछी, ये किसका घर है वीर, हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं वीर। वीर टिस्सा के बकवास को नजरअंदाज कर उससे अपने साथ लकड़ी के घर के अंदर ले गया। जब लकड़ी के घर के अंदर टिस्सा वीर के साथ गई तो हैरान रह गई। पूरे घर में लगे उसके और वीर के साथ के तस्वीर को देख टिस्सा हैरानी से वीर को देखी, तो वीर उसके चेहरे को पकड़ उदासी से बोला, देखे टिस्सा हमारा प्यार आपके लिए कितना सच्चा था, आपके धोखा देने के बाद भी आपसे जुड़े यादों को हम अपने जिंदगी से निकाल नहीं पाए, आपने क्यों हमारे साथ ऐसा किया टिस्सा, जवाब दीजिए क्यों आपने हमें धोखा दिया। हम कितनी बार बोले वीर हमने आपको धोखा नहीं दिया है। अच्छा, वीर ने कठोरता से बोला, तो टिस्सा अपने नम आंखों से देख वीर को बोली, हाँ वीर। ठीक है टिस्सा, आप हमें साबित करिए कि जो हमने उस दिन देखा था वो गलत है। आप सही हो टिस्सा, और जो हमने देखा था वो हमारा भ्रम। आपके पास सिर्फ 1 सप्ताह है अपने आप को सही साबित करने का, अगर आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए तो हम आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देंगे। वीर के कठोरता से बोले शब्द को सुन टिस्सा ने सवाल किया, अगर हम आपको साबित कर दिए कि आपने जो देखा था वो गलत है, फिर आप कैसे पश्चाताप करोगे जो आपने हमारे साथ किया है उसका। वीर टिस्सा के आंखों में देख अपने ठंडे आवाज में ही बोला, अगर आपने साबित कर दिया तो आप हमें कोई भी सजा दे सकती हो टिस्सा। टिस्सा वीर के करीब जा उसके सीने में अपना होंठ रख बोली, आप इन यादों को जो सवार कर रखे हो उससे हमारे सामने जला हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाओगे, अगर हमने अपने आप को साबित कर दिया तो।
ये बात सुन वीर हैरानी से टिस्सा को देख बोला, आप हमसे दूर जाना चाहती हो? टिस्सा वीर से दूर हो बोली, हाँ, जब हमने आपसे प्यार किया था तब आप इंसान थे, पर अब हमें आपका असली चेहरा दिख गया है, अब हम आपसे बस दूर जाना चाहते। वीर भावहीन तरीके से बोला, ठीक है टिस्सा, अगर आप अपने आप को साबित कर दिया तो हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। ये कह वीर घर से बाहर जाते हुए आगे बोला, चलिए हम आपको आपके घर छोड़ आए। फिर दोनों बाहर जा जंगल से कार के पास जा कार के अंदर जा बैठ गए। कार के अंदर जाने के बाद दोनों पूरी तरह से खामोश हो गए, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के तरफ देखना भी बंद कर दिए। चैप्टर 23 अपने महल जाना। फिर दोनों बाहर जा जंगल से कार के पास जा कार के अंदर जा बैठ गए। कार के अंदर जाने के बाद दोनों पूरी तरह से खामोश हो गए, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के तरफ देखना भी बंद कर दिए। शाम के 3 बज गए थे। वीर टिस्सा को उसके घर छोड़ दिया तो टिस्सा कार से उतरने से पहले टाइम देखी। शाम का 3 बजा देख टिस्सा गुस्से में वीर की तरफ देखी तो वीर को समझ नहीं आया अब उसने क्या कर दिया जिस कारण टिस्सा उससे ऐसे घूर कर देख रही। क्या हुआ टिस्सा, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, फिर आप हमें अपने गुस्से से भरे नजरों से क्यों देख रही? टिस्सा अपने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी फूल के दुकान में। उससे वहां 2:30 बजे तक पहुंचना होता था, पर अब 3 बज चुके थे। टिस्सा गुस्से में भड़कते हुए वीर को बोली, आपके कारण आज हम लेट हो गए हैं, अब हम अपने काम पर नहीं जा पाएंगे। ये बोल गुस्से में टिस्सा कार का दरवाजा खोल कार से उतर कार का दरवाजा कसके पटक बंद की तो वीर अपने सिर पर होंठ रख बोला, ये लड़की हमें पागल कर देगी। अगर इसने पहले कहा होता तो हम इससे इसके काम पर छोड़ आते, पर नहीं, इन्हें तो बस हमें सुनने का मौका चाहिए। खुद में बड़बड़ाते हुए वीर कार स्टार्ट कर फिर वहां से चल दिया। सालों बाद विराज अपने महल गया था। विराज को देख उसके पिता महेश रावत बहुत खुश हो गए, पर दूसरी तरफ उसकी सौतेली मां महिमा और बेटा विवेक के आंखों में गुस्सा भर गया विराज को वापस महल में आता देख। महेश हमेशा से अपनी दूसरी पत्नी से हुए बच्चे से अधिक विराज से प्यार किया करता था। इस कारण विराज की सौतेली मां और उसका बेटा उससे बहुत जलते। विराज को इस परिवार में किसी से कोई मतलब नहीं था, यहाँ तक कि अपने पिता से भी नहीं, बस उससे अपने दादाजी से लगाव था, पर उनसे भी वो मिलने कभी महल नहीं आया करता था। पर अभी उससे अपने सत्ते को वापस पाने के लिए वापस महल आना पड़ा, साथ ही उससे थोड़ा अच्छा भी बनना पड़ रहा अपने पिता के सामने। विराज अपने पिता के पास जा उनका पैर छू अपनी सौतेली माँ के तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देख उसका भी पैर छू लिया तो विराज की सौतेली माँ हमेशा की तरह महेश के सामने खुद को अच्छा दिखाते हुए वो कितना प्यार करती अपने सौतेले बेटे विराज को इसका नाटक कर झूठा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बना बोली, विराज अब आप अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा ना? विराज को बहुत अच्छे से पता था ये औरत कितनी सातिर है, वो भी अपने झूठे मुस्कान के साथ बोल दिया, बिल्कुल नहीं माँ, अब तो हम यहाँ आए ही हैं ताकि अपना जिम्मेदारी निभा सके। ये सुन विराज की सौतेली माँ के चेहरे पर गुस्सा भरने लगा, पर महेश के सामने खुद को अच्छा बेचारी दिखाना था, इसलिए वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बनाए रखी। महेश को अच्छा लग रहा था, अब उसका बेटा विराज वापस भी आ गया है और महिमा को अपनी माँ भी मान रहा। विराज अपने सौतेले भाई की तरफ देख उसके कंधे पर होंठ रख बोला, कैसे हो आप विवेक? विवेक कुरूलता से जवाब दिया, हम कैसे हैं, हमें आपको बताने का कोई जरूरत नहीं। जब विवेक ने कुरूलता से जवाब दिया तो महिमा अपने बेटे को घूर कर देखी। महेश गुस्से में विवेक को फटकार लगाते हुए बोला, अपने बड़े भाई साहब से ऐसे बात किया जाता? ये हमारा भाई नहीं, विवेक ने तीखे स्वर में कहा तो महिमा अपने बेटे से और परेशान हो गई, वो अपने बेटे को झूठा फटकार देने वाली थी। तभी विराज अपने पिता के सामने अच्छा बनते हुए बोला, डैड आप गुस्सा मत करिए, गुस्सा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं, और बात रहा विवेक का तो वो अभी बच्चा ही है। विराज कभी भी इतने प्यार से बात नहीं किया करता था, अचानक से उससे क्या हो गया है? महिमा को डर लगने लगा इतने साल का मेहनत कहीं उसका बर्बाद ना हो जाए विराज के आने से। विराज मुस्कुराते हुए अपने पिता की तरफ देख आगे बोला, डैड हमें आपसे कुछ जरूरी बात करना, क्या आप हमारे साथ अकेले में बात कर सकते? आज महेश बहुत खुश था। जब से विराज की मां इस दुनिया को छोड़कर गई थी तब से लेकर आज पहली बार विराज ने उससे अपना पिता बुलाया है, साथ ही वो उससे बात भी करना चाहता। ये सुन महेश बहुत खुश हो गया। वो खुशी खुशी अपने बेटे विराज को बोला, हाँ बेटा, चलिए हम हमारे स्टडी रूम में चल बात करते हैं।
विराज, महेश फिर दोनों स्टडी रूम जाने लगे। दोनों के जाने के बाद महिमा अपने बेटे विवेक के होंठ को कसके पकड़ गुस्से में बोली, विवेक आप ये क्या कर रहे? आपको पता है ना आपके दादाजी पहले ही अपने पोते विराज को इस गद्दी पर बैठना चाहते हैं। अब अगर आपके पिता के दिल में विराज जगह बना लिए तो जो गद्दी आपको मिला है उससे छीन लिया जाएगा। विवेक गुस्से में ही जवाब दिया, तो हम क्या करें मॉम? विराज के सामने आप अच्छे से पेश आए। अपने माँ का बात सुन विवेक को बहुत गुस्सा आने लगा, पर अपने गद्दी को अपने होंठ में ही रख पूरे खानदान पर राज करना है तो उससे अभी के लिए विराज के सामने अच्छा बनना ही पड़ेगा। ठीक है मॉम। स्टडी रूम में विराज महेश दोनों सोफे पर जा बैठ गए। महेश विराज के कंधे पर होंठ रख बोला, हमें बहुत खुशी हो रहा आप वापस लौट कर आ गए। विराज उदासी से जवाब दिया, डैड हमारे आने से सच में आप खुश हो? विराज के चेहरे का उदासी देख महेश को घबराते हुए बोला, हाँ बेटा आप हमारा अभिमान हो, पर आप इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? विराज अपने चमकती हुई आंखों से महेश को देख बोला, डैड आपको तो पता है ना हम जिया को बचपन से चाहते आए हैं। ये बात महेश को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए तो बचपन में ही महेश ने अपने बेटे विराज का विवाह जिया से तय कर दिया था। हाँ बेटा। डैड आपको ये भी बहुत अच्छे से याद होगा कि अंकल ने कहा था जो भी इस राजवंश का राजा होगा अंकल उसका ही विवाह जिया से कराएंगे। महेश को ये बात बहुत अच्छे से याद था। वो अपने बेटे के होंठ में अपना होंठ रख बोला, बेटा ये राज्य आपका ही है। आप इस राज्य को छोड़ चले गए थे इसलिए आपका जगह हमने विवेक को दे दिया था। विराज को बहुत अच्छे से मालूम है भले ही अभी उसके पिता ये बोल रहे, लेकिन जब महिला अपने जाल में उसके पिता को फंसाएगी तो उसके पिता अपने कहे बात से मुखर महिमा के बातों में आ जाएंगे। इसलिए विराज को कुछ ऐसा करना है जिससे महिमा चाहकर भी कुछ न कर सके। विराज ने झट से कहा, नहीं डैड हम इस राज्य के गद्दी पर अभी नहीं बैठना चाहते, बल्कि जब राज्य के लोग खुले दिल से हमें अपना राजा चुनेंगे तब हम इस गद्दी पर बैठना चाहते हैं। महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो विराज अपने पिता को अच्छे से समझाया, डैड हम चाहते हैं राज्य के शासन पर कौन बैठेगा वो उसके काबिलियत से परखा जाए और इसका फैसला आप दादाजी नहीं बल्कि राज्य के लोग करेंगे, ताकि माँ विवेक को ऐसा ना लगे कि आप दादाजी दोनों विवेक के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। विराज अपने भाई के बारे में इतना सोच रहा ये देख महेश को बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए कह दिया, ठीक है बेटा जैसा आप चाहे। विराज अपने पिता के पास अपना बात रखना के बाद अपने दादाजी से मिलने चला गया। चैप्टर 24 राठौड़ परिवार को किसने मारा? विराज अपने पिता के पास अपना बात रखने के बाद अपने दादाजी से मिलने चला गया। विराज के दादाजी इंद्रजीत रावत अपने कमरे में आलीशान बिस्तर पर लेटे थे, क्योंकि उम्र होने की वजह से अब उनके शरीर में अधिक जान नहीं बचा था। जब विराज कमरे का दरवाजा खटखटाया तो इंद्रजीत दरवाजे पर अपने पोते विराज को देख खुशी से बोले, विराज अंदर आए। विराज कमरे के अंदर जा अपने दादाजी के पैर को छू लिया तो इंद्रजीत अपने पोते को आशीर्वाद दे उससे अपने पास बैठने को बोल दिए। फिर विराज अपने दादाजी के पास जा बैठ उनके होंठ को पकड़ पूछा, दादाजी आप कैसे हो? इंद्रजीत उदासी से जवाब दिया, हमारा पिता हमारे साथ नहीं रहते तो आप खुद ही बताए विराज, हम अपने पोते के बिना कैसे हो सकते हैं? अब तो आपका पिता हमेशा के लिए आपके पास आने वाला, अब तो आप अच्छे से रहिएगा ना? विराज के बातों को सुन इंद्रजीत खुशी से बोला, आप हमेशा के लिए लौट आए हो। विराज मुस्कुराते हुए अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो इंद्रजीत अपने पोते को गले से लगा लिया। कंपनी में अभय अपने कामों में पूरी तथा व्यस्त था, तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो अभय अपने काम को करता हुआ ही बोला, कमिंग। अभय का ठंडा आवाज सुन मान्यता दरवाजा खोल अंदर आ अभय के पास जा अपने मीठे आवाज में बोली, सर कॉफी। अभय ने ध्यान नहीं दिया था कि केबिन के अंदर मान्यता आई है। जब अभय ने मान्यता के आवाज को सुन तो उसका नजर काम से हट मान्यता के चेहरे पर जा टिका। अभय को कॉफी ना लेता देख मान्यता फिर बोली, सर कॉफी। अभय अपने होश में आ मान्यता के होंठ से कॉफी ले लिया तो मान्यता कॉफी देने के बाद केबिन से बाहर जाने लगी। अभय के पास कोई रीजन नहीं था कि वो मान्यता को अपने पास रोक सके तो वो बस उससे दूर जाता देखने लगा। महल में वीर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा टिस्सा के बारे में सोचे जा रहा था। तभी कमरे के अंदर उदय आ उसके बगल में लेट बोला, किसके बारे में सोच रहे? वीर तो अपने ख्यालों में ही खोया था, उसने ध्यान भी नहीं दिया कि बगल में कौन है। वो अपने ख्यालों में ही खोया जवाब दे दिया, टिस्सा।
वीर के मुंह से टिस्सा का नाम सुनते ही उदय के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। वो ये सुन झट से मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है वीर भाई, कब से आपके और टिस्सा के बीच ये सब चल रहा? उदय का आवाज सुन वीर अपने ख्यालों से बाहर आ उसके तरफ कोल्डली देख बोला, उदय आपके पास कोई काम नहीं? उदय मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, काम है ना वीर भाई। क्या? जब वीर ने सवाल किया तो उदय हंसते हुए जवाब दिया, दूसरे के जिंदगी में क्या चल रहा ये पता लगाना। ये बोल उदय हंसने लगा तो वीर परेशान हो बोला, हमारे कमरे से बाहर जाए। वीर का बात सुन उदय बेचारा वाला मुंह बना बोला, वीर भाई आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन वीर उदय को कोल्डली देखा तो उदय बिस्तर से उठ चुपचाप से बाहर जाने में ही फिर समझदारी समझा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात होने को था। सभी अपने अपने घर जाने लगे। कंपनी से तो मान्यता भी टाइम होने के बाद कंपनी से निकल गई। अभय मान्यता के बाहर आता देख अभय अपने ड्राइवर को मान्यता के पास जाने को बोला। जब ड्राइवर कार ले मान्यता के पास गया तो अभय कार का शीशा नीचे कर मान्यता से बोला, मान्यता अंदर आ जाए। रात बहुत हो चुका था, वो नहीं चाहती थी सुबह की तरह उसे फिर नाश्ता ना मिले तो वो कार के अंदर जा बैठ बोली, थैंक यू सर। अभय ने बस अपने आंखों के पलकों को झपका दिया। मान्यता के कार में बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया तो कुछ ही वक्त के बाद फिर महल आ गया। जब दोनों कार से उतर महल के अंदर जा रहे थे तभी अभय का फोन बजने लगा तो अभय अपना फोन निकाल स्क्रीन पर आ रहा नाम पढ़ा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। अभय कॉल उठा, बस दूसरे तरफ का बात सुन, ठीक है बोल। फोन कट कर विराज को मैसेज कर मेंशन आने बोल दिया। मान्यता अभय के चेहरे के बदलते भाव को देखने लगी तो अभय मान्यता के तरफ देख पूछा, क्या हुआ मान्यता? मान्यता अपनी नजरें फेर बोली, हमें आपसे कुछ पूछना है। क्या? अभय ने सख्ती से ही जवाब दिया तो मान्यता पूछ पड़ी, राठौड़ परिवार को मारने के पीछे किसका हाथ हो सकता? मान्यता ने जब ये सवाल किया तो अभय उससे हैरानी से देख बोला, आप राठौड़ परिवार के बारे में क्यों पूछ रही? मान्यता सच तो नहीं बता सकती थी तो उसके झूठ कह दिया, बस ऐसे ही। हमने राठौड़ परिवार के बारे में बहुत सुनना है कि उस परिवार का राजा बहुत दयालु थे, तो फिर इतने अच्छे इंसान को कोई क्यों मारना चाहते था? जब मान्यता ने ये कहा तो अभय बोल पड़ा, हाँ। अभय को बस हाँ बोलता सुन मान्यता फिर से पूछ पड़ी, आपको पता है उस परिवार को खत्म करने के पीछे किसका हाथ था? मान्यता का सवाल अब अभय के चेहरे को कठोर करता जा रहा था। वो कोई जवाब ना देता हुआ सख्ती से बस इतना ही कह दिया, मान्यता उनके परिवार को किसने खत्म किया, क्या हुआ इस बारे में आपको जानने का जरूरत नहीं। अभय के बातों से मान्यता को इतना तो समझ आ गया कि अभय को कुछ तो पता है, पर वो उससे कैसे पता करे वो मान्यता को समझ नहीं आ रहा था। मान्यता ने अभय के कठोर चेहरे को देख आगे कोई सवाल नहीं किया। फिर दोनों मेंशन के अंदर जा अपने अपने कमरे में जा फ्रेश हो रात का खाना खाने नीचे आ गए। फिर सभी जैसा खाते हैं शांति से वैसा ही खाने लगे। खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए अभय को छोड़कर। विराज महल आ चुका था तो अभय विराज के साथ महल के पीछे जाने लगे। महल के पीछे जाते वक्त जब विराज ने अभय के चेहरे पर परेशानी देखा तो विराज पूछ पड़ा, क्या हुआ अभय? विराज आज मान्यता राठौड़ परिवार को किसने मारा वो पूछ रही थी, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि वो उस परिवार को किसने खत्म किया, ये जानने में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही। अभय के बातों को सुन विराज बोल पड़ा, हम पता लगाने का कोशिश करते हैं अभय, आप फिक्र मत करिए। चैप्टर 25 आप खूनी हो। महल के पीछे जाते वक्त जब विराज ने अभय के चेहरे पर परेशानी देखा तो विराज पूछ पड़ा, क्या हुआ अभय? विराज आज मान्यता राठौड़ परिवार को किसने मारा वो पूछ रही थी, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि वो उस परिवार को किसने खत्म किया, ये जानने में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही। अभय के बातों को सुन विराज बोल पड़ा, हम पता लगाने का कोशिश करते हैं अभय, आप फिक्र मत करिए। दोनों फिर महल के पीछे बने डाक हाउस में गए। अंदर का माहौल बहुत डरवाना था, कोई भी अगर वहां चला जाए तो अंदर का माहौल देख ही मर जाए। दोनों अंदर जा आलीशान गद्देदार लेदर के बने कुर्सी पर जा बैठ गए। सामने जमीन पर गिरे आदमी को देख विराज आदमी को सख्ती से बोला, हमारे अगेंस्ट जाने का क्या रीजन है? आदमी कुछ जवाब नहीं दिया। अभय आराम से अपने भावहीन चेहरे के साथ बैठा आदमी को खा जाने वाले खतरनाक नजरों से देख रहा था। जब आदमी ने कुछ नहीं कहा तो विराज अपना गन निकाल फिर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है बोलने के लिए। ये बोल विराज गिनती शुरू कर दिया, 10, 9, 8।
मान्यता परेशान हो खुले हवा को लेने के लिए महल के पीछे वाले गार्डन में जा अपने हाथों को फैला खुले आसमान को देख खुली सांसें लेने लगी। विराज का गिनती जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही विराज आगे कोई सवाल किए बिना उसके हौंथेली पर गोली चला दिया। विराज सभी को मौका देता अपना बात रखने का, पर जब कोई उसके दिए मौके का आदर नहीं करता तो उससे कुरुल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और बात रहा हमारे अभय का, तो वो किसी को कोई मौका नहीं देता, इसलिए अधिकतर वक्त विराज ही ये सब संभालता, नहीं तो अभय के कुरूलता से कोई जिंदा ना बचे कभी। जब विराज ने गोली आदमी के हथेली पर चलाया तो आदमी जोर से चीख उठा। मान्यता के कानों में जब गोली चलाने के साथ आदमी के चीखने का आवाज आया तो मान्यता घबरा गई। आदमी पहले से ही तकलीफ में था, उससे तकलीफ में देख विराज अपने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, कह दो नहीं तो। ये बोल शैतानी मुस्कान के साथ विराज खड़ा हो उसके जख्म पर अपना पैर रख अपने जूते से आदमी के जख्मों को रगड़ने लगा। आदमी जोर जोर से चीखे जा रहा था पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला कि वो किसके कहने पर ऐसा कर रहा। आदमी के चीख का आवाज सुन मान्यता उस ओर बढ़ने लगी। महल के पीछे बने घर को जब मान्यता देखी तो उससे ये घर दूर से ही बहुत डरवाना दिखने लगा, पर आदमी के चीख को सुन मान्यता अपने डर को दूर कर डरवाने घर के तरफ बढ़ने लगी। मान्यता उस घर के ओर बढ़ने लगी, तभी उससे उस घर के बाहर कई गार्ड्स दिखे तो मान्यता को गार्ड्स देखते इससे पहले ही मान्यता झाड़ियों के नीचे जा छिप गई। अंधेरा होने के कारण गार्ड्स को कोई नहीं दिखा तो गार्ड फिर खड़े हो गए, तो मान्यता धीरे धीरे झाड़ियों से निकल अपने धीमे कदमों के साथ आवाज की तरफ बढ़ने लगी। मान्यता किसी तरह घर के पिछले हिस्से में जा खिड़की से देखने की कोशिश करने लगी कि अंदर क्या चल रहा, तभी एक गार्ड पीछे से आ मान्यता के सिर पर गन रख मान्यता के बालों को पकड़ उससे घसीटता हुआ घर का दरवाजा खोल अंदर ले जाने लगा। तभी आदमी को ना जवाब देता देखा अभय गुस्से में गन निकाल आदमी की तरफ पॉइंट किया। गार्ड मान्यता को जब अंदर लाया तभी अभय भी उस आदमी को गोलियों से छल्ली कर दिया। ये देख मान्यता हैरान रह गई। अभय विराज ने नहीं देखा था गार्ड अंदर किसी लेकर आया, वो पलट देखते गार्ड अंदर क्यों आया है उससे पहले ही गार्ड ने मान्यता को जमीन पर फेंक बोला, बॉस ये लड़की खिड़की से अंदर क्या हो रहा देखने की कोशिश कर रही थी। जब गार्ड ने मान्यता को जमीन में फेंका तो उसका चेहरा झुका हुआ था, जिस कारण अभय विराज को मान्यता का चेहरा नहीं दिखा, पर जब मान्यता अपना चेहरा उठाई तो मान्यता के चेहरे भीगे पलकों को देख अभय गुस्से में अपने लेदर के बने कुर्सी से उठ गार्ड के पास जा पहले उसके चेहरे पर गन से ही दे मारा, जिस कारण गार्ड के चेहरे से खून बहने लगा, पर गार्ड कुछ ना कह बस अपने चेहरे को झुकाए रखा। फिर अभय जल्दी से मान्यता के बाजू को पकड़ उससे उठाने को हुआ तो मान्यता सामने मारे हुए इंसान को देख अभय को खुद से दूर धकेल घबराते हुए बोली, दूर 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 रहो हमसे। अभय मान्यता के पास जा उससे समझाने लगा, मान्यता आप जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है। जब अभय उससे समझाने का कोशिश किया तो मान्यता फिर उससे खुद से दूर धकेल घिसियाते हुए पीछे हो घबराकर बोली, आप खूनी हो खूनी। अभय को समझ नहीं आ रहा था वो मान्यता को कैसे समझाए, साथ ही विराज भी परेशान हो गया। विराज गार्ड को गुस्से में अपने लाल आंखों से देखा तो गार्ड कमरे से बाहर चला गया। मान्यता पहली बार खून से लथपथ मरे हुए आदमी को अपने जिंदगी में देखी थी। मान्यता को खून के स्मेल से बचपन से ही उल्टी हुआ करता था, तो अब भी खून का स्मेल जब मान्यता के नाक में गया तो वो उल्टी करने लगी। अभय विराज की तरफ कोल्डली देखा तो विराज गार्ड को बुला लाश को बाहर ठिकाना लगाने बोल दिया। अभय मान्यता के पास जा उसके पीठ को सहलाने का कोशिश किया तो मान्यता झट से उससे दूर हो किसी तरह खड़ी हो वहां से भागने के लिए बाहर दरवाजे के पास भागी ही थी कि दरवाजे पर अभय के आदमी खड़े हो गए। अभय के आदमियों को देख मान्यता अपने कदम पीछे करने लगी तो वो अभय के सीने में पीछे से ही जा टकराए तो अभय उससे पीछे से ही पकड़ कान के पास जा कोल्डली बोला, मान्यता अब आप यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। जब अभय का कोल्ड आवाज मान्यता के कानों में पड़ा तो मान्यता का पूरा शरीर जम गया। अभय मान्यता के बाजू को पकड़ जबरदस्ती उससे अपने साथ ले जाने लगा तो मान्यता उसके हाथों को खुद से छुड़ाने की कोशिश करना लगी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभय मान्यता के पंजे में पूरी तरह दब चुकी थी, छोटे चूहे की तरह। अभय के पंजे से निकल पाना मान्यता के लिए बहुत कठिन होने लगा। विराज ने कभी नहीं सोचा था अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। अभय गुस्से में मान्यता को फिर अपने साथ ले जाने लगा। अभा को जाता देख विराज जिया को कॉल कर दिया। रात में विराज का कॉल आता देख जिया अपने फोन को उठा बोली, क्या हुआ?
विराज गुस्से में भड़कता हुआ बोला, आपने मान्यता को नहीं बताया था कि महल के पीछे आना मना है। विराज के गुस्से से भरे आवाज को सुन जिया अपने सहमे हुए आवाज में बोली, हम भूल गए थे विराज, ये बताना। विराज गुस्से में भड़कते हुए बोला, जिया आपको खुद से फुर्सत मिलेगा तब ना आपको कुछ याद रहेगा। ये कह विराज फोन कट कर दिया। जिया को डर लगने लगा कहीं उसके ये ना बताने से मान्यता के साथ कुछ बुरा ना हो रहा हो। अभय मान्यता को जबरदस्ती अपने साथ अपने कमरे में ले जाने लगा। तभी जिया परेशान हो कमरे से बाहर मान्यता के पास जाने के लिए निकली ही थी कि तभी अपने भाईसा को मान्यता पर जबरदस्ती करता देख जिया बोल पड़ी, ये क्या कर रहे आप भाईसा। अभय अपनी बहन को अपने ठंडे नजरों से देखा तो उसके मुंह से आगे कोई शब्द बाहर नहीं आया। फिर अभय मान्यता को अपने साथ ले जाने लगा। तभी विराज महल के अंदर आया तो जिया विराज को देख चिंता से पूछी, भाईसा मान्यता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे। विराज गुस्से में कोल्डली देख जिया को जवाब दिया, आपके कारण जिया, अगर आपने मान्यता को बता दिया होता कि महल के पीछे जाना अलाउ नहीं है तो ये सब होता ही नहीं। जिया को बहुत बुरा लगने लगा, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा ये सोचकर कि उसके वजह से उसके भाई सा मान्यता के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे। जिया के आंखों से बहते आंसू को देख विराज का गुस्सा अब अफसोस में बदल गया। वो जिया को अपने सीने से लगा बोला, सॉरी जिया, हम आपको डांटे, प्लीज आप रोना बंद करिए। अभय मान्यता को अपने कमरे के अंदर ले जा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर मान्यता के तरफ देख बहुत कोशिश किया कि वो मान्यता के साथ कुरुल ना हो। मान्यता आप मेरी बात सुनिए। जैसे ही अभय ने मान्यता का हौंद छोड़ उससे समझाने को हुआ तो मान्यता दूर जा फूलदान उठा बोली, हमें कोई बात नहीं सुनना, हमें जाने दो नहीं तो हम। अभय सख्ती से मान्यता की तरफ राक्षस की तरह बढ़ते हुए बोला, आप क्या। अभय का ठंडा कठोर आवाज सुन मान्यता से आगे कहा भी नहीं बोला गया कि वो उस फूलदान से उस पर हमला कर देगी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।